नमस्कार। मेरे नाम भूत और शेखर। हम देख रहे प्रतिवाद। दोस्तों, बाकी सारे चुनाव पर, तोड़फोड़ पर बहुत जोर जोर से बहस, डिबेट चल रहे हैं। लेकिन एक बात, एक खबर दिखाई देने में बिल्कुल छोटी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारी जो खबरें होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसकी मानो चाबी शायद इस खबर में है। और वो खबर है बांकीपुर का उपचुनाव। अब बांकीपुर कहाँ है ये आप पूछोगे। इसका कारण ये है कि आपको मालूम नहीं है ये चुनाव कहाँ का है, ये बांकीपुर है कहाँ। तो बांकीपुर ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि वहां 8-9 महीने पहले जिस एमएलए का चुनाव हो गया था, वो अचानक से वो छोड़कर राज्यसभा में चला गया है। उसका नाम है नितिन नवीन। और नितिन नवीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये आपको याद आएगा। अब नितिन नवीन जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसके पहले वो बहुत सारे राज्यों में चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी बनकर गए। और पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार के बांकीपुर चुनाव क्षेत्र से एमएलए बनकर, विधायक बनकर जीते थे। जो सरकार बनी थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बीजेपी और जेडीयू की, उसमें मंत्री भी थे। वैसे तो पिछले कम से कम 3 4 बार वो चुनाव जीत गए। यानी बिहार में बांकीपुर का चुनाव, जो चुनाव क्षेत्र बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र या पाटना के पास ही कहीं है, और लगातार बड़ी संख्या में वोट पाकर नितिन नवीन ने वो सीट जीती है। लेकिन अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और इसलिए उनको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहना है या देश भर घूमना है। इसलिए उनको बिहार के विधायक पद से इस्तीफा देकर दिल्ली में लाया गया। अभी अभी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, तब उनके साथ उनके मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव लड़ा था और दोनों एक साथ राज्यसभा पहुंच गए। और इसलिए नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण बांकीपुर चुनाव क्षेत्र में ये उपचुनाव बायपोल होने जा रहे हैं। तो ऐसे तो बायपोल बहुत जगह होते हैं। अभी अभी जो तमिलनाडु, बंगाल, असम विधानसभा के चुनाव हो गए, उस वक्त बहुत सारे राज्यों में जो विधानसभा के क्षेत्र खाली थे, वहां भी चुनाव घोषित हो गए। वैसे ही बांकीपुर का उपचुनाव होने वाला है और उसका टाइम डिक्लेयर हो गया, टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया। तो अगले कुछ दिनों में वहां, यानी मैं बोल रहा हूं, उसके बाद 1-2 दिन बाद वहां उम्मीदवार के पर्चे भरना शुरू हो जाएगा। तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी खबर है या खबरों की, पॉलिटिकल खबरों की चाबी है, ये सवाल आपके मैंने मन में आएगा। इसलिए बता रहा हूं कि इस उपचुनाव में एक अलग तरीके का उम्मीदवार सामने आने वाला है। वैसे तो ये बीजेपी का और नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है। तो जहां वहां कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, जीत जाएगा। क्योंकि लालू या उनके किसी पार्टी के किसी भी नेता को आज तक नितिन नवीन को हराना बांकीपुर में पॉसिबल नहीं हुआ था। इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ था कि लालू के या उनकी पार्टी की ताकत जब भी ज्यादा थी, उस वक्त भी बांकीपुर में बीजेपी जीतती रही है। और नितिन नवीन तो 40,000, 50,000, 60,000 इतने बड़े अंतर से बांकीपुर जीतते आए। तो अब उपचुनाव में, और जबकि
नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद तो बांकीपुर में बीजेपी को हराना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि बीजेपी का जो भी कोई कैंडिडेट होगा, उसके सामने एक बड़ा नाम है जो उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरने वाला है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। आपको याद होगा कि पिछले 4-5 साल से प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में एक पदयात्रा निकाली थी। गांव गांव में जाकर वो लोगों से बातें करते थे। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था और गांधी देश की और बिहार की जरूरत है, ये कैंपेन चलाया था। नीतीश को हटाना ये अपना उद्देश्य है और अगले चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये चैलेंज प्रशांत किशोर बार बार देते रहे। और प्रशांत किशोर कोई छोटा नाम नहीं है, पर्टिकुलरली चुनाव के मामले में, इलेक्शन के मामले में प्रशांत किशोर को जादूगर माना जाता है। आपको याद होगा 2014 में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो मोदी का नाम जोर शोर से चल रहा था। बीजेपी ने अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाकर मोदी को चुनाव में उतारा था। तब सब लोग हंस पड़े थे, पॉलिटिकल पंडित भी हंस रहे थे, अरे वाजपेयी हार गए तो मोदी क्या करने वाला है, वगैरह वगैरह। लेकिन मोदी जी मैदान में उतरे, पूरी तैयारी से उतरे, और सिर्फ उतरे नहीं, गुजरात के साथ साथ वाराणसी से चुनाव लड़कर बड़ी भारी फर्क से जीत गए थे, अंतर से जीत गए थे। तो उनकी रणनीति बनाने वाला कौन था? उसका नाम प्रशांत किशोर था। और मोदी बहुमत लेकर प्रधानमंत्री बन गए, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी लेकर प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद देश की राजनीति में और चुनाव की राजनीति में प्रशांत किशोर एक फेनोमिना बन गया, उनका नाम चर्चा वाला नाम बन गया। लेकिन बहुत जल्दी उनका बीजेपी से मोह भंग हो गया। शायद जीत के बाद मोदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह को लाया, और अमित शाह और प्रशांत किशोर एक साथ काम नहीं कर सकते थे। इसलिए होगा लोकसभा के चुनाव के समय अमित शाह सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बने और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह बन गए। और कुछ समय बाद प्रशांत किशोर बीजेपी के टीम से अलग हो गए। ऐसा माना गया कि अमित शाह और प्रशांत किशोर का मेल जोल नहीं हो रहा था, झगड़े हो रहे थे। तो अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने कसम खा ली कि मैं बीजेपी को सबक सिखाऊंगा। उसके बाद शायद 8-10 महीने में दिल्ली के चुनाव हो गए। तो दिल्ली में बीजेपी ने 7 के 7 लोकसभा सीट जीते थे, भारी संख्या में जीते थे। फिर भी उसी दिल्ली में जो बुरी तरह से हारी हुई पार्टी थी लोकसभा चुनाव में, और नई पार्टी थी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, उसकी रणनीति प्रशांत किशोर ने बनाई थी। और प्रशांत किशोर ने दिखा दिया कि चुनाव में रणनीति कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और उन्होंने केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में इतनी भारी बड़ी जीत दिला दी कि उसके बाद चुनाव की रणनीति बनाना ये एक बिजनेस बनकर हमारे देश में उभरा। उसका जनक अगर कोई है तो उसका नाम प्रशांत किशोर है। फिर और एक बात हो गई, प्रशांत किशोर ओरिजिनली बिहार के हैं, तो उन्होंने बिहार में मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। वहां के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनका साथ दिया, और लोकसभा भारी संख्या में जीतने वाली बीजेपी को आने वाले 1 साल में विधानसभा के चुनाव में आसमान दिखा दिया। बिहार की 40 में 22 सीटें जीतने वाली बीजेपी विधानसभा में 1.5 साल के बाद 50 सीटों पर सिमट गई विधानसभा की।
तो नीतीश और लालू एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, उनको साथ लाकर रणनीति बनाकर बीजेपी को बिहार के विधानसभा चुनाव में हरा कर दिखाने वाले का नाम प्रशांत किशोर था। फिर बहुत जगह उन्होंने ममता के लिए काम किया, वाईएसआरसीपी जगनमोहन रेड्डी के लिए काम किया, हर एक को जिता कर दिखाया। तो प्रशांत किशोर मतलब चुनाव के बड़े जादुई रणनीतिकार, ये उनकी पहचान थी। तो 4 साल पहले से वो लग गए थे कि उनको बिहार में नीतीश कुमार को हटाना है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार प्रशांत किशोर की उंगलियों पर नाचने के लिए राजी नहीं थे। तो प्रशांत किशोर को, नीतीश कुमार को बिहार की मुख्यमंत्री पद से हटाना, ये प्रण लेकर अपना पूरा काम धंधा छोड़कर प्रशांत किशोर बिहार में बैठ गए थे और लगातार पदयात्रा कर रहे थे। उनके साथ बहुत सारे युवा जुड़ गए थे, पार्टी का संगठन बन गया था। और जब बिहार के 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए, तब ये माना गया था कि प्रशांत किशोर चुनाव के मैदान में उतर जाएंगे। ना प्रशांत किशोर उतरे, ना उन्होंने अपनी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में उतारा था। और उस वक्त उन्होंने कहा था, मेरा टारगेट बिहार विधानसभा का चुनाव है और इसलिए लोकसभा में हम नहीं उतरेंगे। और जब 2025 में विधानसभा का चुनाव आ गया, तब बहुत सारी चर्चा थी कि चुनाव में सारे कार्यकर्ता उतरेंगे और प्रशांत किशोर शायद 2 या 3 चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वो बार बार बोल रहे थे कि लिख के ले लो, बिहार चुनाव विधानसभा के होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन इस चुनाव क्षेत्र में जब खुद नेता बनकर प्रशांत किशोर उतरे, तो उनको अमित शाह ने हरा दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी ने बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन उनमें से एक भी चुनकर नहीं आया। तो अब उसको मानो 8-10 महीने हो गए और उसके बाद नवीन नितिन की जगह खाली हो गई है। तो चर्चा कुछ दिनों से चल रही थी और अब डिक्लेयर हो गया कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो उनका मकसद साफ है, उनको अपनी ताकत दिखानी है। लेकिन मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत चुनाव क्षेत्र चुना है, जहां बीजेपी लगातार बड़ी भारी संख्या में वोट पाकर लगातार जीतती रही है। और आज वहां का जो बीजेपी का नेता या विधायक था, उसको सीधा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए वो जगह खाली हुई है। तो प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर का चुनाव आसान नहीं है। लेकिन एक बात तो है, मुझे बार बार एक संदेह होता रहा कि क्या प्रशांत किशोर असलियत में बीजेपी के विरुद्ध है या बीजेपी के एजेंट बनकर अलग अलग पार्टियों में वो रणनीति बनाने के लिए जाते हैं, उनको उस समय का फायदा देते हैं, लेकिन उस पार्टी की अंदर की बात लेकर प्रशांत किशोर बीजेपी को डेटा सप्लाई करते हैं क्या, ये मुझे बहुत बार संदेह हुआ है। और उसका और एक कारण है, जब प्रशांत किशोर किसी पार्टी को चुनाव में जीत दिलाते हैं, उसके बाद आने वाला जो चुनाव होता है, उसमें वही पार्टी बुरी तरीके से फेल हो जाती है, हार जाती है। नीतीश कुमार एक दूसरे नीतीश कुमार की बात छोड़ दो, केजरीवाल है, पंजाब में कांग्रेस और अमरिंदर सिंह है, बंगाल में ममता दीदी है, तमिलनाडु में स्टालिन है, जिनको प्रशांत किशोर ने एक चुनाव में जीत हासिल करके दी थी। वहां नेक्स्ट चुनाव में वो पार्टी पूरी बर्बाद हो जाती है। ये भी प्रशांत किशोर की लीगेसी है, परंपरा है, ये नहीं भूलना चाहिए। ऐसे प्रशांत किशोर आज
बिहार में नवीन नितिन की सीट पर बीजेपी के किले में, गढ़ में उपचुनाव लड़ रहे, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो अजीब कारनामा होगा। मैं नहीं मानता कि वो बीजेपी को धक्का देने के लिए उपचुनाव में उतरे हैं। कुछ ना कुछ है। मुझे अभी लॉजिकली तर्क बुद्धि के आधार पर उसका खुलासा करना मुश्किल है, लेकिन मुझे शक है, बिल्कुल शक है, संदेह है कि प्रशांत किशोर की ये कोई बड़ी चाल है। आने वाले राजनीति में और चुनाव की राजनीति में कुछ बड़ा करने का सोचकर ही प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में उतरे हैं। तो उपचुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष की राजनीति में जो बड़ा खालीपन आ गया है, बड़ा स्पेस खाली हो गया है, वो ग्रैब करने की कोशिश में प्रशांत किशोर है। पूरा का पूरा विपक्ष हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे, एक साल से देख रहे, एक तरीके से हताश निराश हो गया है। तो सब ऐसी क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका कार्यकर्ता हताश निराश फ्रस्ट्रेटेड है। उसको एक झंडे तले लाने की कोशिश में प्रशांत किशोर ये उपचुनाव के मैदान में उतरे हैं क्या, ये मेरा संदेह है, शक है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन बांकीपुर में प्रशांत किशोर का चुनाव में उतर जाना मुझे बहुत संदेहास्पद लगता है। दोस्तों अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।